एस्पायरेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं HP टेट फिजिक्स के लिए चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 के MCQ। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। जब भी आप ये क्वेश्चंस करते हैं तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि कुछ जो डायरेक्ट क्वेश्चन हैं उनको प्लीज़ राइट डाउन कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है, ये पढ़ा हुआ हमें याद नहीं रहता है। एग्ज़ाम देने से पहले एक बार हमें रिवीजन की ज़रूरत पड़ती ही है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन है या फार्मूलाज यूज़ हुए हैं, तो प्लीज़ आप उनके नोट्स बनाकर ज़रूर रख लें। ओके, या फिर जैसे स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में उन्हें राइट डाउन कर लें। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लास्ट में वो सारी चीज़ें भूल जाती हैं हमें। ठीक है, तो जैसे अभी आपको पता होगा कि HP PGT का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, तो होपफुली जो TGT कमीशन है उसका नोटिफिकेशन भी जल्दी ही आ जाए। तो अगर आप लोगों का टैट का पेपर अभी तक क्लियर नहीं है, बहुत ज़रूरी है कि पहले आप इस बार ज़रूर अपना टैट का पेपर क्लियर कर लो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ज़ीरो व्हेन ए पार्टिकल इज इन मोशन फॉर सम टाइम। अगर कोई पार्टिकल है वो थोड़ी देर के लिए मोशन में रहता है तो उनमें से कौन सी चीज़ है जो ज़ीरो हो सकती है मोशन में रहने के बाद भी। तो डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, स्पीड हो सकता है, या नन ऑफ दिस। तो हमें पता है कि अगर थोड़ा भी कोई भी मूवमेंट हुई मतलब डिस्टेंस कवर हुआ ही होगा, है ना, तो ये तो ज़ीरो नहीं हो सकता। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो कुछ मूव करती है और वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पर ही आ जाती है, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है उसे क्या माना जाता है, ज़ीरो माना जाता है, क्योंकि उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में कोई चेंज होगा तभी डिस्प्लेसमेंट होगी। पोजीशन में अगर कोई चेंज नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चली और फिर से वापस से एक ए पॉइंट पर ही आ जाती है, उस केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। ठीक है, तो अगर थोड़ी देर के लिए भी पार्टिकल मोशन में रहा बट वो वापस उसी पोजीशन पे आ गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगी, ज़ीरो होगी। ये याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज़ ज़ीरो व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है और उसका जो डिस्टेंस कवर्ड है वो ज़ीरो है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऑब्वियसली क्या होनी चाहिए, वो भी ज़ीरो ही होगी। क्योंकि जब कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं हुआ, मतलब कोई चेंज ही नहीं आया, मूव ही नहीं करी, बॉडी रेस्ट पे ही रही, तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है इस केस में क्या होगा, आपका ज़ीरो होगा। आपने याद रखना है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है इट कैन बी ज़ीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अगर डिस्टेंस ज़ीरो होगा तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या होगी, आपकी ज़ीरो ही होगी। नेक्स्ट है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व ओवर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट। आपके पास एरिया दिया है, किसके अंडर, ग्राफ है या कर्व है वेलोसिटी टाइम, तो उसके अंडर जो एरिया होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को, मोमेंटम को, वेलोसिटी को, या डिस्प्लेसमेंट को। तो जब भी हम वेलोसिटी टाइम की बात करते हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो किससे आता है आपका, वो किससे आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट से आएगा। ठीक है, तो अगर ये जो वेलोसिटी टाइम कर्व है, इसके अंडर जो एरिया होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, या एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व इट रिप्रेजेंट आर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, याद रखना है आपने। और स्पीड या टाइम का होगा तो वो डिस्टेंस हो जाएगा, बट यहाँ पे वेलोसिटी है तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस तरह का ग्राफ आपने पढ़ा होगा। तो इनके अंडर जो एरिया आता है वो हमारा कौन सा एरिया आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट कर रही है डाउनवर्ड, किसके इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, तो उसे कहा जाता है फ्री फॉल। ठीक है, डायरेक्टली याद रखना है, आपने नोट डाउन कर सकते हो उसे। नेक्स्ट है, ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड आफ्टर रीचिंग ए मैक्सिमम हाइट एच रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर ए टाइम ऑफ 10 सेकेंड, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर ए पोजीशन से चली और किसी दूसरी पोजीशन पे पहुंच गया
तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। बट ए पोजीशन पर चलने के बाद वो बी पोजीशन तक गया और वापस से ए पोजीशन पे ही आ जाता है, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो एक बॉल है, उसे ऊपर की तरफ फेंका हमने, मैक्सिमम हाइट अचीव करी और वापस से वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट मतलब ए पर ही आ गई, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होगी, ज़ीरो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रक एंड ए कार आर मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी। एक ट्रक है और एक कार है, दोनों इक्वल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। ऑन अप्लाइंग द ब्रेक्स बोथ विल स्टॉप आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस, देन फिर क्या क्या ब्रेक लगा दी एकदम से तो वो कुछ देर बाद रुक जाएंगे, तो क्या होगा, ट्रक विल कवर लेस डिस्टेंस बिफोर रेस्ट, कार विल कवर लेस डिस्टेंस बिफोर रेस्ट, बोथ विल कवर इक्वल डिस्टेंस और नन ऑफ दीज। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, मोमेंटम का फॉर्मूला। मोमेंटम में P इज इक्वल टू एम वी हो जाएगा, जहाँ पे M है मास और V है वेलोसिटी। वेलोसिटी तो दे रखी है दोनों की सेम है ना, इक्वल वेलोसिटी के साथ मूव करें, बट मास दोनों का सेम नहीं होगा। ट्रक का मास M मान लेते हैं, कैपिटल M, और कार का स्मॉल m। तो ट्रक का जो मास है कैपिटल M मतलब ग्रेटर देन होगा कार के मास से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है हमारे साथ कि जिसका मास क्या होगा आपका ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। और जिसका जो मास होगा वो कम होगा, वो कम मोमेंटम होगा, मतलब कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस केस में यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा कि ट्रक ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा रेस्ट में आने से पहले, बट ये ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो ये हमारे पास सही आ जाएगा कि कार जो है वो लेस डिस्टेंस कवर करेगी बिफोर रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय एक्स। पोजीशन है पार्टिकल की वो एक्स से दे रखी है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो उनमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दो चीज़ें यूज़ करी हैं। तो हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या आ जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन आ जाता है वो, ओके। तो यह डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम क्या कर दें, वेलोसिटी निकाल दें, तो ये क्या आ जाएगी, dx बाई डी टी आ जाएगा। और इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 मतलब 8t-8 डिफ्रेंशिएशन आपको आता ही होगा करने। और अगर इसको भी फिर हम क्या कर दें, दोबारा से इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें, मतलब वेलोसिटी आ गया ये, और वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो दोबारा से अगर हम इसको क्या कर दें, फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा 8, ठीक है। अब पहला ऑप्शन दे रखा है हमारे पास कि एक्सेलरेशन इज 0 एट t इज इक्वल टू 0। अब t की वैल्यू पुट करेंगे, एक्सेलरेशन वाला ये हमारे पास इक्वेशन है, तो अब t है ही नहीं तो वैल्यू कहाँ पे पुट करें, मतलब एक्सेलरेशन तो हमारे पास 0 नहीं हो सकती है क्योंकि ये 8 दे रखा है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है वेलोसिटी इज 0 एट t इज इक्वल टू 0। अब वेलोसिटी वाली ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे t की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। तो t की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो हमारे पास जो है वेलोसिटी वो बच जाती है -8, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है वेलोसिटी इज 0 एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब t की वैल्यू 1 सेकेंड यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो t जब 1 पुट करें 8 - 8 ये आ जाएगा 0, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, तो ये हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए आपने सिंपली डिफरेंशिएशन करना है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ ए कार ऑन ए स्ट्रेट रोड। अब स्ट्रेट रोड पे जब एक कार मूव कर रही है उसे किस तरह का मोशन कहा जाता है, उसे कहा जाता है रेक्टिलिनियर, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द स्पीड वेरीज फ्रॉम 0 to 20 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द मोशन। एवरेज स्पीड हमारे पास क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास यहाँ पे टाइम तो गिवन है बट डिस्टेंस कहीं भी गिवन नहीं है, गिवन है हमारे पास स्पीड, ठीक है। इनिशियल स्पीड हमारे पास 0 है, फाइनल स्पीड हमारे पास 20 है। तो जो हमारी 4 इक्वेशंस आती हैं वो इक्वेशन हमें यूज़ करनी पड़ेगी, जिसमें से एक इक्वेशन है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर कोई इक्वेशंस यूज़ करनी है। बस आपने ये देख लेना है कि हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करने की ज़रूरत है और क्या गिवन है, कौन सी इक्वेशन का यूज़ करें कि ये सारी चीज़ें हम निकाल सकें। जैसे ये वाली हमारे पास दे रखी है, हमारे पास यहाँ पे दे रखा है फाइनल स्पीड वेलोसिटी या 20,
इनिशियल 0 और ए हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, और टाइम हमारे पास 4 दे रखा है, ठीक है। तो ए की वैल्यू तो यहाँ से 20/4 आ गई 5, ठीक है। 5 हमारे पास आ गया। अब ये तो एक्सेलेरेशन आ गई हमारे पास। अब एक्सेलेरेशन हमारे पास जब आ गई तो एक्सेलेरेशन और डिस्टेंस का फार्मूला है कौन सा वाला, s इज इक्वल टू हाफ, सॉरी इससे पहले एक मिनट, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस, ठीक। तो अब डिस्टेंस के लिए ये तो u 0 है तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, बाकी ये बचेगा। a हमने अभी 5 निकाला, t हमारे पास 4 है, इसका स्क्वायर 16 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ गया 40 मीटर डिस्टेंस। तो अब डिस्टेंस हमें मिल गया, टाइम गिवन है, स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमने कितना निकाला 40, टाइम हमारे पास 4 है, और ये आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड हमारे पास स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाला, ये क्वेश्चंस अगर आपको याद होंगी तो इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हो। तो ये वाली क्वेश्चंस आपने याद करनी है, इन्हें भी, इसके भी नोट्स बना लेने हैं आपने। नेक्स्ट है द ऑपरेशन यूज टू ऑब्टेन ए स्केलर फॉर्म फ्रॉम टू वेक्टर्स। तो अब स्केलर किससे निकलता है, डॉट प्रोडक्ट से निकलता है, और वेक्टर किससे निकलता है, क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये भी पता ही होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज, एक वेक्टर है, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है उसका, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो उसके लिए सिंपली आपने क्या करना होता है, कंपोनेंट्स का स्क्वायर रूट निकाल लेना होता है। जैसे ये 4 है, 4 का 16 आ गया, 9 आ गया, अंडर रूट तो 25 का अंडर रूट, और हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5, ठीक है। ये तो मैंने बस बिल्कुल सिंपल टाइप का रखा हुआ था, मैग्नीट्यूड पूछा है, बट ये वाला जो है हमें कई बार न्यूमेरिकल, जो लेंथी न्यूमेरिकल्स हैं उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए पहले मैग्नीट्यूड निकालना होता है, फिर आगे की कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। मैं आपको एक न्यूमेरिकल वाली वीडियो भी लेकर आऊँगी जिसमें सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, और जो भी न्यूमेरिकल फार्मूला जो पूछे जाते हैं वो सारा कुछ हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें कि जब भी वो वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट है एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, इट्स, एक ट्रेजेक्ट्री है प्रोजेक्टाइल की, तो उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, ये मान लो उसका हाईएस्ट पॉइंट है ना, तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। अब हाईएस्ट पॉइंट है, ये एक तरह से रेस्ट की पोजीशन आ जाती है, तो रेस्ट पे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल अगर एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, मिनिमम होनी चाहिए, ओके। तो लास्ट हमारा राइट आंसर आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। नेक्स्ट है फॉर ए ऑब्जेक्ट थ्रोन एट 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट एट एच एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर रिलेटेड एज। अब इसमें या तो आप क्या कर सकते हो, ये जो हमारे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं और जो रेंज है उसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, या ऐसे केस में आपने सीधा ही याद रख लेना है। इस केस का पहले मैं सीधा आंसर बता देती हूँ, इसका क्या आंसर आएगा। इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाता है R इज इक्वल टू 4H, ठीक है। इसका जब हाइट और रेंज का आता है ना, तो आप ये वाला फार्मूला भी याद रख सकते हो, 4H कॉट टी कॉट थीटा, थीटा का जो भी वैल्यू है वो पुट करोगे और आंसर आपके पास आ जाएगा। या फिर आपने पूरा सीधा याद नहीं है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, पर उस केस में भी फार्मूला ही आपको याद रखना पड़ेगा, तो बेटर है आप यही याद रख लो फिर, ठीक है। नेक्स्ट है एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन इज। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन के बारे में पूछा गया है, जैसे पीछे काइनेटिक एनर्जी वगैरह के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पे टॉप ऑफ जो ट्रेजेक्ट्री है उसमें एक्सेलरेशन क्या होगी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू वही होगी जो जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, वही यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जी लिखा है तो जी 9.8 देता, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग। जो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है जिसे हम किससे शो करते हैं, ओमेगा से, तो इस तरह से एक सर्कुलर मोशन है, तो उस केस में राइट हैंड रूल का यूज़ करके आप इसे निकाल सकते हो। जो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है वो किस में होगा, अलोंग प्लेन ऑफ रोटेशन या थ्रू द अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। तो राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका डी। तो आज के लिए बस ये लास्ट क्वेश्चन था।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।